हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी होता है या फिर आपके स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं एंड किस नज़रिए से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी कंट्री में चल रही हैं और उनसे रिलेटेड क्या ओपिनियंस हैं। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 11 जनवरी, थर्सडे। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट आया है। तो आज काफ़ी एडिटोरियल्स, ओपिनियंस एंड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आया है। सबसे पहले जो अभी मालदीव और इंडिया का चल रहा है उसके बीच में आया है, अ चेंज फॉर द वर्स, इंडिया एंड मालदीव रिलेशंस के ऊपर। उसके बाद आपका एक और एडिटोरियल आया है, एन एक्सपैंडिंग गाजा बॉर्डर विद नो एंड गेम इन साइट, कि अभी तक इसराइल और पैलेस्टीन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है हमस के बीच में, वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है और अभी तक उसका कोई एंड नहीं दिख रहा है। उसके बाद है मैनिफेस्टो फॉर जस्टिस दैट हैज स्प्रंग फ्रॉम क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद है लॉ अराउंड द रेमिशन पॉलिसी। और लास्टली है व्हाई डिड नॉर्थ इंडिया फॉग सो हेविली इन द लास्ट वीक ऑफ 2023। ये आपका ज्योग्राफी वाला है। तो चलिए एडिटोरियल एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है चेंज फॉर द वर्स। अगर इसके रेलेवेंस की बात करें तो ये वाला आर्टिकल आपका मोस्टली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेंस में भी आपका GS2 विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशन, और इसमें भी इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, ठीक है। इसमें आपका इंडो मालदीव रिलेशंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं कि उनकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या फैक्टर्स हैं जिन पे उनकी रिलेशन डिपेंड करते हैं, क्या हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल और पॉलिटिकल सोशल फैक्टर्स हैं जिससे ये दोनों कंट्रीज़ कनेक्टेड हैं, और क्या इन दोनों के जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या बैकग्राउंड रहा है। सबसे पहली बात तो द रैपिड डिक्लाइन इन टाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव जस्ट अ मंथ आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट विद द न्यूली इलेक्टेड मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू शुड सेट अलार्म बेल्स सिंगिंग। तो अभी हम जानते हैं वहाँ पे रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं एंड वहाँ पे नए प्रेसिडेंट आए हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ठीक है। एंड उनका काफ़ी एंटी इंडिया स्टैंस है, ठीक है। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली ट्वीट्स वाला इंसिडेंट हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री मालदीव में नहीं, लक्षद्वीप में गए। वहाँ पे जाके उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के रिएक्शन में आपके कुछ मालदीवियन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने इंडिया के खिलाफ और हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने कुछ ट्वीट्स करे जो थोड़े ऑफेंसिव ट्वीट्स थे, जिसमें थोड़ा अब्यूज़ किया गया या फिर उन्हें इंसल्ट किया गया। एंड हमारे इज़राइल के साथ जो क्लोज टाइज हैं उनको इंसल्ट किया गया और डेरोगेटरी रिमार्क्स किए गए इंडियंस के अगेंस्ट। तो इसका काफ़ी अच्छा रिएक्शन नहीं था, लोगों में काफ़ी गुस्सा भड़का एंड लोगों ने अपने जो ट्रिप्स थे मालदीव्स के उनको कैंसिल कर दिया बहुत भारी मात्रा में। उसके बाद है ट्वीट तो अब डिलीट हो गए हैं, मिनिस्टर्स भी सस्पेंड हो गए हैं एंड मालदीवियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी खुद को उन मिनिस्टर्स से डिस्टेंस कर लिया है, थोड़ा दूरी बनाए रख ली है। लेकिन अब डैमेज हो चुका है, उन्होंने ऐसे ट्वीट्स किया है और अब हर्ट कर दिया है, अब ये चीज़ हो चुकी है। अब इसके बाद इन दोनों कंट्रीज़ के रिस्पेक्टिव एम्बेसडर समन किए गए थे एंड इंडियंस जो हैं सोशल मीडिया पर मालदीव का इकोनॉमिक बॉयकॉट की डिमांड कर रहे हैं। एंड हम अगर आप पढ़ेंगे मालदीव के बारे में थोड़ा डिटेल में, तो आप जानेंगे कि मालदीव की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है टूरिज़्म, ठीक है। क्योंकि वो एक आइलैंड कंट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं, बट वहाँ पे क्योंकि सीनिक ब्यूटी है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। तो कोविड के बाद स्पेशली वहाँ पे टूरिस्ट अराइवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए इकोनॉमिक बॉयकॉट बोला है ताकि टूरिज़्म को कम किया जाए। इंडियंस जो है कम टूरिज़्म पे जाए मालदीव में और एक टाइप से उनका कम बेनिफिट हो। उसके बाद बताया है कि हाउ एवर द अंडरलाइंग रीजन्स रन डीपर एंड कुड हैव अ ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन द इंडिया मालदीव रिलेशन एंड द नेबरहुड एक्यूरिंग टू चेंज इन गवर्नमेंट इन माली। कि इसके अलावा भी और भी काफ़ी रीजन्स हैं कि ऐसे चेंजेस जो आज के समय में ये जो रिएक्शन आ रहा है, इंडिया के लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं और मालदीव जो है इस तरीके से इंडिया की तरफ एंटी इंडिया पूरा कैंपेन चला रहा है कि
इसका काफ़ी डीपर इम्पैक्ट हो सकता है एंड इसके जो रीजंस हैं ये भी काफ़ी डीप हैं। तो इसमें बताया है मिस्टर मुइज़ू रोड टू पावर ऑन द बैक ऑफ पीपीएम्स इंडिया आउट कैंपेन डिस्पाइट इट डिसअपॉइंटमेंट विद द विन ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस गिवन द वार्म रिलेशनशिप इट shared with the predecessors Ibrahim Soli. Modi government sent a minister to his swearing in and there was a Modi Mizu meet at COP28. However, Mr. Muizu chose Turkey as its first bilateral destination and is now visiting China, becoming the first president not to make India its first priority. कि जब मोहम्मद मुइज़ो जो थे यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए तब इंडिया ने अपने मिनिस्टर उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में भेजे, ठीक है, जबकि वो एंटी इंडिया हैं। एंड जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो COP28 में वो उनसे खुद जाके मिले भी थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब नई प्रेसिडेंटशिप आई तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे, देखिए इंडिया जो है मालदीव के सबसे करीबी देश है और सबसे अच्छे संबंध अभी तक इंडिया के साथ रहे हैं और काफ़ी सारी डिपेंडेंस भी। इसके बावजूद भी इनके जो प्रेसिडेंट थे अपने पहली फॉरेन विजिट में इंडिया ना जाके टर्की जा रहे हैं एंड उसके बाद चाइना जा रहे हैं। और ये पहली बार हुआ है कि इंडिया के जो नेबर हैं मालदीव इलेक्ट होने के बाद, प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद पहली बार इंडिया नहीं आ रहे हैं। तो ये एक टाइप से सिग्नल भेजता है इंडिया को कि इंडिया को मालदीव जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा है। Even President Yamin, who began the India Out movement and cozied up to the Beijing, visited Delhi first in 2014. Muizu has continued to press India on the withdrawal of military personnel, even though India has clarified their role. तो जो इंडिया आउट मूवमेंट है किसने शुरू किया था? प्रेसिडेंट यमीन ने, ठीक है। उन्होंने ये एंटी इंडिया वाला एक मूवमेंट शुरू किया था, इंडिया आउट मूवमेंट, एंड वो चाइना से थोड़ा करीब हो गए थे। लेकिन जब ये प्रेसिडेंट यामीन भी जब पहली बार इलेक्ट होके आए थे 2014 में, इंडिया आउट कैंपेन चलाने के बाद भी पहली बार उन्होंने फिर भी इंडिया को विजिट करा। एंड अगर हम इसी के कंपैरिजन में मिस्टर मुइज़ो को देखें तो उन्होंने सबसे पहली बात इंडिया को तो विजिट कर नहीं रहे हैं, उल्टा इंडिया को अपना मिलिट्री पर्सनल हटाने को कह रहे हैं मालदीव से, जबकि इंडिया ने अपना रोल क्लैरिफाई कर दिया है कि इंडिया का वहाँ पे क्या रोल है, क्योंकि वहाँ पे इस बात का डर है कि इंडिया जो है अपना मिलिट्री पर्सनल मालदीव पे क्रिएट कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है, ताकि उनका इन्फ्लुएंस और मालदीव पे आए। तो कहीं ना कहीं उनको एक टाइप से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लग रहा है इंडिया के होने से, जबकि इंडिया क्लियर कर चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है। With calls for boycott and rising hyper-nationalistic rhetoric, India and Mali needs to take a step back and reassess their responses. तो देखिए अभी जो चल रहा है सिनेरियो कि मालदीव कैसा एक्शन ले रहा है, इंडिया आउट वाला मिलिट्री हटाने को कह रहा है, चाइना के साथ करीब हो रहा है, इंडिया भी जो है एम्बेसडर को कॉल कर रहा है, इंडिया के लोग एक टाइप से इकोनॉमिक बॉयकॉट करना है। तो इन सब के चलते ऑथर का कहना ये है कि हमें ऐसे रिएक्ट करने के बजाय एक पल के लिए हमें रुकना चाहिए एंड हमें अपना रिस्पॉन्स को ज़रा सोचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मालदीव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, मिस्टर मुइज़ो कैन इल अफोर्ड टू एंटेगनाइज इंडिया गिवन इट्स प्रॉक्सिमिटी, इकोनॉमिक माइट एंड हिस्टोरिकल पोजिशन एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन विच मालदीव्स हैज़ रिलाइड ऑन। कि जो मालदीव है इंडिया को बहुत ज़्यादा अपोज नहीं कर सकता है, क्योंकि पहली बात तो मालदीव के सबसे करीब जो है इंडिया है, दूसरी बात सबसे जो करीब जो इंडिया है उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मालदीव से कहीं गुना ज़्यादा है। एंड हिस्टोरिकली भी इंडिया और मालदीव्स हमेशा से कोऑपरेट करते आए हैं और इंडिया पूरे रीजन में स्पेशली मालदीव्स में एक टाइप से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर का भी रोल प्ले करता है। कि मालदीव्स में पास्ट में कभी कोई क्राइसिस आया है तो उसमें इंडिया ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड करके उन्हें मदद की है। एंड अगर यहाँ पे फिर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इंडिया मस्ट सी द फ्यूटिलिटी ऑफ मसलिंग इन अ मच स्मॉलर नेबर हाउएवर एग्रीगियस द प्रोवोकेशन। कि इंडिया जो है, इंडिया का जो एकदम से इतना रिएक्टिव मेजर है कि पूरा बॉयकॉट करने का, इंडिया को देखना चाहिए कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है एंड कहीं ना कहीं अगर वो इतने छोटे देश के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है तो वो एक गलत सिग्नल भेजता है। The last few years of the ties between Soli government and Delhi show the benefits of a stronger relationship, ठीक है। अभी इससे पहले हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया और मालदीव के संबंध अच्छे ही चल रहे थे,
कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, कोविड के दौरान सपोर्ट की अगर बात करें और इंटरनेशनल स्टेज पे कोऑपरेशन की बात करें, तो मालदीव ने हमेशा इंडिया के साथ कोऑपरेट किया है. And for India, in a region that sees several elections this year, it is paramount to ensure that domestic political changes in neighborhood do not change the basic structure of bilateral ties or affect regional stability. कि इंडिया में भी अब ये तो पास्ट की बात हो गई कि काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन था, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात देखें तो अब इलेक्शन आ रहा है एंड काफ़ी सारे डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंजेस हमारी कंट्री में काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं. एंड इतना ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे बायलैटरल टाइज हैं, दूसरे देशों के साथ संबंध हैं, वो उनका जो एक बेसिक फ्रेमवर्क है वो ना चेंज हो, भले ही ऐसे इंस्टेंसेस आते रहें. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया है कि बैलेंस करके रखना पड़ेगा. उसके बाद है कि एन एक्सपेंडिंग गाजा वॉर विद नो एंड गेम इन साइट. तो ये वाला आर्टिकल जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, इज़राइल और गाज़ा के बीच के वॉर के बारे में है. अक्टूबर 7 से ये चला आता रहा है एंड अभी तक इसमें कोई भी कॉन्क्रीट एंड नहीं दिख रहा है इसका. तो इसकी रेलेवेंस की बात करें तो अगर प्री की बात करें तो प्रीलिम्स में ये जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, आपका पैलेस्टीन एंड आपका जो इज़राइल है, इसके जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से वाटर बॉडीज़ हैं, क्या इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं. एंड अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी ये आपका GS2 में आपका इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, उनका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट है, उनका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है. ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है. तो बैकग्राउंड की अगर बात करें, विद द गाजा वॉर हैविंग रीच्ड इट्स 3-month मार्क, 3 महीने हो चुके हैं गाजा वॉर को. इट हैज़ स्प्रेड डेंजरसली टू लेबनान, इराक, येमेन एंड इवन ईरान. कि 3 महीने से ये वाला युद्ध चल रहा है और अब सिर्फ ये पैलेस्टाइन और इज़राइल के बीच में सीमित नहीं है, इसमें बाकी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व होने लगे हैं, जैसे लेबनान, इराक, येमेन एंड इराक. ध्यान रहे आपको इन सब की जोग्राफिकल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आसपास क्या है. ऑन January 2, an Israel drone strike on Hamas office Israel drone strike on a Hamas office in Beirut killed Saleh al-Arori, the deputy head of the Hamas leadership located in abroad. तो ये वाला न्यूज़ का आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि हर दूसरे दिन हमें सुनने में आ रहा है कि इज़राइल ने आज इस हमास के लीडर को मारा, आज इस हमास के लीडर को मारा. तो अभी इस हमास के लीडर को मारा सलेह अल अरोरी, जो कि डेप्यूटी हेड थे. ठीक है, और कैसे मारा, एक टाइप की ड्रोन स्ट्राइक से. Next day, 2 explosions in Kerman at the mausoleum of the General Qasem Soleimani, former head of the Al-Quds force, killed 95 people who had gathered at the shrine to mourn at fourth anniversary of his assassination. Though the Islamic State has claimed responsibility, many Iranians suspect it to be Israelis' hand. So, अभी इस जगह पे केरमान जो जगह है, यहाँ पे कुछ विस्फोट हुए, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए. ठीक है, इनकी जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र पे, वहाँ पे लोग जो थे उनको रिस्पेक्ट पे कर रहे थे. तो वहाँ पे 95 लोगों की मौत हो गई. ठीक है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस्लामिक स्टेट ने ली, लेकिन इरानियंस जो थे उनको लगता है ये भी इजरायलीज़ ने कराया है. और ये कब का था, आपका January 3 का. और अगर जनवरी अगले दिन की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस द टारगेटेड किलिंग ऑफ द हेड ऑफ एन इरानियन affiliated militia in Baghdad that has been attacking American targets since the beginning of the Gaza war. These attacks have occurred amidst the ongoing skirmishes in the Red Sea water over the last several weeks, with the Houthis targeting the commercial shipping with the drone missile and inviting the strong US retaliation. तो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं. देखिए, गाज़ा और इज़राइल में चल रहा है. ठीक है, उसके अलावा आपका ईरान में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं. ठीक है, और उनको शक है कि इजरायली हैं या फिर इस्लामिक स्टेट हैं. उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं कि आपके हूतीज़ को टैकल कर रहे हैं. अभी हूतीज़ जो हैं अब वो रेड सी में एक्टिव हो रहे हैं, वहाँ पे वेसल्स को टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, और अलग अलग मिलिशिया को कर रहे हैं. तो ये पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है.
The Houthis have demanded the humanitarian assistance to be provided urgently to the beleaguered Palestinians in Gaza. तो ईरान भी इसमें पार्टी है. These attacks have escalated tensions in already volatile region that is reeling from the death and destruction wreaked by Israel in Gaza since early October. Over the last 3 months, over 22,000 Palestinians have been killed, most of them women and children. Nearly 2 million have been displaced, the largest displacement of Palestinian in history. तो अभी पिछले 3 महीने में 22,000 पैलेस्टीनियंस की डेथ हो चुकी है. लगभग 2 मिलियन लोग जो हैं डिस्प्लेस हो गए हैं. इसमें से सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो वुमेन और चिल्ड्रन का है. तो उसके बाद यहाँ पे कुछ एक पॉलिटिकल एनालिसिस किया है ऑथर ने कि क्यों ये वॉर जो है अभी तक चल रहा है और अभी तक ख़त्म लेने का नाम नहीं ले रहा है. तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू कुड परस्यू एस्केलेशन, कि कहीं ना कहीं खुद उनका एक रोल हो सकता है इसको और एस्केलेट करने में और बढ़ाने में. इजरायली ट्रूप्स हैव ऑल्सो एक्सपैंडेड द मिलिट्री ऑपरेशन इन द वेस्ट बैंक. नियरली 300 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड, सेवरल थाउजेंड टेकन इनटू डिटेंशन. कि ये जो पूरा वॉर है सिर्फ आपका हम गाज़ा में ही नहीं, अब ये आपका वेस्ट बैंक में भी फैलता जा रहा है. वहाँ पे इजराइल ने अटैक किए, लगभग 300 पैलेस्टीनियंस को मारा और हज़ारों को उन्होंने अरेस्ट करा. Israeli cabinet ministers have contemplated the violence of their soldiers by calling for cleansing of Gaza of Palestinians and resettlement of the enclave with Jewish settlers. तो वो उनका ये भी मानना है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ये भी सोच रहे हैं कि एक टाइप से सारे पैलेस्टीनियंस को ख़त्म करके वहाँ पे इजराइलीज़ का सेटलमेंट वहाँ पे बना दें. और यहाँ पे अगर एक मेजर कंसर्न की बात करें कि इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, एंड इजराइल अपने को प्रोटेक्ट करने के प्रीटेक्स्ट में इतने अटैक्स कर रहा है उल्टा, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल के पास अपने एफर्ट्स को दिखाने के लिए बहुत कम है कि इजराइल इस वॉर को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहा है कि नहीं. उल्टा यहाँ पे दिख रहा है कि इजराइल ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा और अटैक कर रहा है. कि दो कमिटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हमास, नो प्रोमिनेंट हमास लीडर हैज़ बीन अप्रीहेंडेड इन गाज़ा. कि इजराइल का उद्देश्य है कि हमास को पूरा इरेडिकेट करना है, लेकिन अभी तक कहीं भी कोई भी हमास लीडर इजराइल ने पकड़ा नहीं है गाज़ा में. वाइल हमास कंटिन्यूज टू इन्फ्लिक्ट डैमेज ऑन इजराइल सोल्जर्स इन द ग्राउंड फाइटिंग. कि अभी तक कोई हमास का लीडर नहीं पकड़ा है, उल्टा हमास जो है उससे कंटिन्यूड अभी तक फाइटिंग जारी रख रहा है. A few thousand women and children have been detained by Israeli security to reveal the location of Hamas leaders with no apparent success so far. And Israeli जो कर रहे हैं वो ये है कि काफ़ी सारे बच्चों और औरतों को अरेस्ट कर रहे हैं ताकि उनसे पूछताछ करी जाए हमास के लीडर्स के लोकेशन के बारे में, लेकिन उनसे भी कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल जानकारी नहीं मिल रही है. तो ओवरऑल देखा जाए तो इजरायली जो हैं बस टारगेट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ना कि किसी रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं. उस इजराइल का जो पूरा एक्शंस है वो यही संदेश दे रहे हैं कि इजराइल कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑफेंसिव है बहुत ज़्यादा. उसके बाद बोला है कि पीस इज़ डिस्टेंट, कि अभी दिख नहीं रहा कि आने वाले समय में शांति का माहौल होगा. कि जो टारगेटेड किलिंग्स कर रहा है इजराइल और हमास, they serve no useful purpose. While the deceased leader are quickly replaced, the assassination increased the mutual hostility and escalation of tension. कि जो इजराइल असैसिनेशंस कर रहा है हमास के लीडर का, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसा ही एक लीडर जाता है तुरंत उस लीडर को बदल दिया जाता है, उसकी जगह कोई और आ जाता है. एंड इस असैसिनेशन से दोनों कंट्रीज़ के बीच में सिर्फ और दुश्मनी बढ़ती है. द वरिंग पॉसिबिलिटी इज़ दैट नेतन्याहू माइट नॉट बी अवर्स टू अ रीजनल कॉन्फिगरेशन following the political and military failures that facilitated Hamas's October 7 attack with no military success. Supreme Court rejecting his judicial reforms, Prime Minister faces an imminent prospect of resignation, arrest and imprisonment. कि जो वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और मिलिट्री फेलियर हुआ है जिसकी वजह से हमास ने उनके ऊपर अटैक करा. ठीक है, एंड उनका जो पूरा कैंपेन है वो भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है. एंड वो अभी वहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिए हैं. तो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनका पॉलिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है. एंड आगे दिख रहा है कि शायद उनको रिज़ाइन करना पड़ सकता है, या उनका अरेस्ट हो जाए, या उनको खुद जेल ही हो जाए.
तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू के पास कि उनके पास समय कम है, तो कम समय में वो जितना ज़्यादा हो सके वो उतना ज़्यादा पैलेस्टीनियन को डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं। ठीक है, अब हिजबुल्लाह को हटाने में लगे हैं एंड उनके अगेंस्ट कोई भी खड़ा हो रहा है उतने समय में उसको अपने एडवर्सरीज को एलिमिनेट करने में लगे हैं। द रीज़न वाई दिस प्रोस्पेक्ट इज इवन बीइंग रेज्ड इज बिकॉज दो द 3-month वॉर इन गाजा नो मेजर प्लेयर हैज़ एग्जिबिटेड अ विजन और अ स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग द एंड गेम एंड द डे आफ्टर द सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। की ये सारे जो आर्गूमेंट है ये इसलिए बताए जा रहे हैं, ये देख के बताए जा रहे हैं कि 3 महीने हो गए और ना ही इजराइल ने ना ही गाजा या हमस ने वॉर को ख़त्म करने के बारे में कोई बात करी है, या किसी के पास वॉर के ख़त्म होने के बाद की कोई स्ट्रैटेजी है कि क्या होगा वॉर ख़त्म होने के बाद और कैसे उसके बाद का समय प्लान आउट होगा। इससे रिलेटेड अभी किसी का कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो दोनों तरफ बस वॉयलेंस इन्फ्लिक्ट करने में लगे हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने में लगे हैं, दैट्स इट। Israel has shown no clarity about its war aims or the management of the Gaza after the war. Certainly there is no mention of a long-term peace process कि दोनों जो साइड हैं, दोनों साइड जो हैं अभी पीस को लेके कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि जैसे इजराइल है उसने अपने वॉर एम्स, वो वॉर से फाइनली इन दी एंड क्या चाहता है, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म पीस प्रोसेस के बारे में कोई बात नहीं करी है। एंड अभी क्या चल रहा है, टारगेटेड किलिंग्स और असैसिनेशंस। और अब यहाँ पे बात होती है अ रोल फॉर सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है। द यूएस हैज़ बीन इन सर्च ऑफ अ पॉलिसी फ्रॉम डे वन बियॉन्ड इट्स टोटल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट फॉर इजराइल। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज शेयर्ड crocodile tears ओवर द ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स बट अचीव्ड नथिंग ऑन द ग्राउंड। कि सबसे पहले अगर यूएस की बात करें, यूएस जो है कहता है कि वॉर रुकना चाहिए, बट सबसे ज़्यादा ये इजराइल को सपोर्ट करता है। एंड भले ही यूनाइटेड स्टेट्स ने ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न को सपोर्ट किया है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी तक एक्चुअल में कुछ नहीं किया है। एंड ये तो हो गई यूनाइटेड स्टेट्स की बात। और अरब स्टेट्स की बात करें, इन्होंने ना ही कोई कंसर्न जताया है, ना ही कोई लीडरशिप प्रोवाइड करी है। ठीक है, ये बस क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और रेजोल्यूशंस दे रहे हैं। इनके बीच में कोई समझौता अभी तक नहीं हुआ है कि पैलेस्टीनियन इशू का क्या होना चाहिए और रीजनल सिक्योरिटी का क्या होना चाहिए। तो अभी तक अरब स्टेट्स ने भी कोई स्टेप नहीं लिया है। लेकिन जो देखा जा रहा है कि कौन है जो इसमें एक स्टैंड ले सकता है, वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि अब रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी है उस एरिया में स्टेबिलिटी लाने की, वो सऊदी अरेबिया की बताई जा रही है, क्योंकि इट अलोन हैज़ रीजनल ग्लोबल स्टैंडिंग टू इंसिस्ट दैट इट्स व्यूज बी डिफर्ड टू। सबसे पहली बात तो सऊदी अरेबिया का वैश्विक कद इतना है कि अगर वो कुछ बोले अपने रीजनल कंट्रीज़ में तो वो कंट्रीज़ उनकी सुनेंगी। एंड यूनाइटेड स्टेट्स से अब उन्होंने संबंध बहुत डिस्टेंस कर लिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया में नहीं है, तो सऊदी अरेबिया अब अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है। एंड दैट रेजोनेट्स पॉजिटिवली विद द वर्ल्ड्स लीडिंग पावर्स। और वहाँ की फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी है जो बाकी कंट्रीज़ भी लार्जली एक्सेप्ट करती हैं। This is the time when the Western Asian rulers and their people should be on the same side to serve the region's interests. Failing that, they will be swept away in the tidal wave of regional conflict. तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब आज के समय में ही ये इनिशिएटिव लेना चाहिए सारे वेस्टर्न एशियन रूलर्स को, जैसे सऊदी अरेबिया और बाकी अरब स्टेट्स को, कि उस एरिया में पूरा रीजन में स्टेबिलिटी बनाए रखें, वरना उसकी वजह से आपस में और ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो ये है आपका अब तीसरा आर्टिकल, अ मैनिफेस्टो फॉर जस्टिस दैट हैज स्प्रंग फ्रॉम क्राइसिस। तो इसका बैकग्राउंड क्या देखते हैं। एज इंडिया स्टैगर्स थ्रू मल्टीपल क्राइसिस देयर इज अ डेस्परेट सर्च फॉर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल एंड कल्चरल स्ट्राइफ, इकोलॉजिकल कोलैप्स, इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। कि इंडिया जो है इतने तरीके के इश्यूज से गुजर रहा है, बेरोज़गारी से, आपका सोशो कल्चरल इश्यूज से, आपका इकोलॉजी के इश्यूज से और पॉलिटिकल इश्यूज से। तो कहीं ना कहीं उनको लेके हमें आज के समय में, इंडिया को आज के समय में सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। एंड पिछले कुछ सालों में ये सिचुएशन और भी ख़राब हुई है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हमें कैसे दिखती है कि जैसे अभी पार्लियामेंट में लोग घुस गए थे। ठीक है, इकोलॉजिकल समस्या कैसे दिखती है कि जैसे जोशीमठ में सिंक हो गया था,
सिंकिंग हो गई थी। सिक्किम में जैसे डैम्स जो हैं बर्स्ट हो गए थे। कॉन्फ्लिक्ट मणिपुर में अभी चल रही है, मणिपुर में ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, ठीक है। एंड एक्टिविस्ट हो गए, आपके जर्नलिस्ट हो गए, उनके ऊपर नकली केस किए जा रहे हैं या उनके ऊपर फॉल्स केस किए जा रहे हैं। लॉयर्स के ऊपर फॉल्स केस किए जा रहे हैं ताकि उनके जो क्रिटिसिज्म है, डिसेंट है, उसको सप्रेस किया जा सके। और अपोजिशन मेंबर्स को सस्पेंड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव ट्रेंड को हिंट कर रहा है जो कि इंडिया में बढ़ रहा है। उसके बाद बोला है, होप lies in many initiatives to resist the forces of destruction and to construct alternative pathways to meet human needs and aspiration. Some of these come from the government and business. Many are by communities and people's collective. There is a growing demand for a basic policy level shift to support such alternative approach. तो आज के समय में ऐसे बैकग्राउंड में अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं कि ऐसी समस्याएं ना क्रिएट हों। एंड इसके सल्यूशंस भी गवर्नमेंट सरकार से आ रहे हैं, बिजनेस से आ रहे हैं, लोगों से आ रहे हैं, लोगों के ग्रुप से आ रहे हैं। और ये सभी चाहते हैं कि अब पॉलिसी में कुछ बदलाव हो और जो अभी तक हम इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए अप्रोच फॉलो करते थे, अब एक ऑल्टरनेट अप्रोच फॉलो करें। उसके बाद है गैदरिंग ऑफ इनिशिएटिव। ऑन December 18, 85 People's Movement and civil society organizations released People's Manifesto for a Just, Equitable, Sustainable India. Gathered under the national platform विकल्प संगम Alternative Confluence। तो अभी 18 दिसंबर को क्या हुआ, इतने सारे 85 पीपल्स मूवमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एक जगह पे आए और उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसका नाम है पीपल्स मैनिफेस्टो फॉर जस्ट, इक्विटेबल, सस्टेनेबल इंडिया। इन्होंने एक मांगे सामने रखी कि लोग क्या चाहते हैं और इस नेशनल प्लेटफॉर्म का नाम दिया विकल्प संगम, मतलब ऑल्टरनेटिव कॉन्फ्लुएंस। एंड इसमें जो ग्रुप्स हैं ये बहुत डाइवर्स एरिया से ग्रुप्स आते हैं, जैसे आपके इकोलॉजिकल फूड प्रोडक्शन वाले जो को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वाटर हार्वेस्टिंग वाले इनिशिएटिव ग्रुप्स हैं, जो आपका कम्युनिटी बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन वाले जो ग्रुप्स हैं, हाउसिंग एंड सेटलमेंट वाले जो ग्रुप्स हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ वाले जो ग्रुप्स हैं, लोकली एम्पावर्ड डिसीजन मेकिंग, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी सारे सोशल एरियाज से प्रोडक्टिव एरियाज़ के जो ग्रुप्स हैं उसके एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं वो सामने आके ये विकल्प संगम में पार्टिसिपेट किए और ये मैनिफेस्टो लाए। इन अबाउट अ डिकेड विकल्प संगम हैज़ कवर्ड ओवर 30 फिजिकल असेंबलीज, पब्लिश्ड 1500 स्टोरीज ऑफ पॉजिटिव चेंज, ब्रॉट आउट अ कलेक्टिव विजन फॉर ऑफ इंडिया वी वांट एंड एडवोकेटेड पॉलिसी चेंजेस। तो उन्होंने इतने प्रकार के अभी तक उनका स्टेटस रहा है, उन्होंने असेंबलीज कंडक्ट करी हैं, उन्होंने स्टोरीज पब्लिश करी हैं एंड उन्होंने अपना विजन भी दिया है। और ये जो मैनिफेस्टो है, ये वाला जो मैनिफेस्टो की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, आपका 2024 के जनरल इलेक्शंस हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो इश्यूज़ दिए गए हैं इस इलेक्शन में इन इश्यूज़ के बारे में बात की जाए, लोकल से लेके स्टेट और नेशनल लेवल तक। अब अगर इसके मैनिफेस्टो के बारे में बात करें, मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, क्या क्या चीज़ें ये मैनिफेस्टो कहता है। ऑन द इकोनॉमी इट टेक्स ऑन द सीरियस क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली आपको जो यूथ में है। एंड कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जो अटेंशन हो पॉलिसी का वो आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे अब शिफ्ट हो, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट, वैल्यू एडेड प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरीज, पेस्टोरलिज्म और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट टू अर्बन एरियाज। तो उनकी ये मांगे हैं कि सबसे पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिसेंट्रलाइज किया जाए और छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटा जाए, और जो आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज वाली जो स्कीम है वो अर्बन एरियाज में भी लाई जाए। To make these viable, it asks that all goods and services that can be produced through handmade and small manufacturers should be reserved for these। तो ये कहते हैं कि जितनी भी गुड्स हैं जो कि छोटे स्तर पे बनाई जा सकती हैं वो इसी तरीके से छोटे स्तर पे ही बनाई जानी चाहिए, ना कि बड़े कॉर्पोरेट्स को बनाने देना चाहिए। विकल्प संगम प्रोसेस हैज़ कंपाइल्ड हंड्रेड्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दीज अप्रोचेस। इनकी ये जो वेबसाइट है www.vikalpsangam.org, इन्होंने ये जो पूरे इनिशिएटिव हैं इनसे संबंधित जो अलग अलग स्टोरीज़ होती हैं उनका एक रिपोजिटरी इस वेबसाइट पे बना रखा है, ताकि स्टोरीज़ ऑफ रूरल रिवाइवल लीडिंग टू
कि आपका गांव जैसे देहाती इलाकों में कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है एंड उसकी मदद से आउट माइग्रेशन को कैसे रोका गया है, रिवर्स माइग्रेशन को कैसे कम किया है एंड कैसे हमारे डिग्निफाइड रिन्यूमरेटिव लाइवलीहुड और एग्रीकल्चरल बेस्ड ऑक्यूपेशंस हैं एंड उनको होम स्टे बेस्ड टूरिज्म से जोड़ा गया है, यूथ एंटरप्राइजेस कंबाइनिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न नॉलेज टेक्नोलॉजीज एंड अदर वेज टू एस्केप द मैकेनाइज्ड अनक्रिएटिव रैट रेस ऑफ मास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो कैसे यहाँ इस पूरी वेबसाइट पे स्टोरीज दी हैं कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किया जा सकता है एंड उसको और कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। एंड ये बताया गया है सच एग्जाम्पल्स विल रिमेन लिमिटेड इन देयर रीच एज लॉन्ग एज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बजट्स आर फोकस्ड ऑन लार्ज इंडस्ट्रियल कंट्रोल्ड बिग कॉरपोरेट्स। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं इस विकल्प संगम के, ये छोटे ही रह जाएंगे, ये आगे ग्रो नहीं करेंगे जब तक कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस और कॉरपोरेशंस पे फोकस करती रहेगी। तब तक जब तक ऐसा चलता रहेगा हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी चलती रहेगी और पॉलिटिकल पावर भी स्क्यूड रहेगी। मैनिफेस्टो डिमांड्स कर्ब्स ऑन द इनॉर्मस ब्लैक मनी, रिडक्शन इन द रेशियो ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरीज, ग्रेटर वेल्थ एंड इनहेरेंट टैक्सेशन ऑफ द रिच एंड बेसिक इनकम एंड पेंशन फॉर ऑल वर्कर्स। तो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए और इन इक्वालिटी को कम किया जाए, जैसे ब्लैक मनी को कम करके, सैलरी डिफरेंसेस कम करके, इनहेरिटेंस टैक्सेशन को बढ़ा के और बेसिक इनकम ला के। उसके बाद बात किया है नोटिंग द बोथ द इंक्रीजिंग अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज ऑफ द स्टेट एंड द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, मैनिफेस्टो आस्क फॉर द रियल डेवल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एंड लीगल पावर्स टू विलेज एंड अर्बन असेंबलीज। तो यहाँ पे जो पंचायती राज जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ वाला जो आपका प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके सारे इनिशिएटिव्स को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी तरीके से फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डेवोल्यूशन किया जाए ताकि लोग जो है ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली एम्पावर हो पाएँ। ठीक है, कैसे, जैसे मैंडेटरी पब्लिक ऑडिट, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज इलेक्शन कमीशन एंड द मीडिया। Remarking also on the illegitimate crackdown on the peaceful dissent, manifesto asks repeal of the misuse laws like UAPA and the National Security Act की इसके अलावा ये जो मैनिफेस्टो है पॉलिटिकल डिमांड्स भी करता है कि जो अलग अलग कानून है जैसे UAPA हो गया, NSA हो गया, इनको कैसे मिसयूज़ किया जा रहा है एंड असेंबलीज़ को क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन ऐसे लॉज को रिपील किया जाए या उन्हें चेंज किया जाए। Expressing concern about the interfaith and inter-ethnic conflicts, hate speech, vulnerabilities of minorities, asks for forums of dialogues and restoring coexistence, priority in all public and private institutions। कि हमारी कंट्री में जैसे मणिपुर में आपका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, आपका रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास डायलॉग्स होने चाहिए, अलग अलग कम्युनिटीज़ को जहाँ पे साथ मिलाया जाए, उनसे बातचीत करी जाए एंड आपस में मिलजुल के रहने के बारे में ये मैनिफेस्टो कहता है। इट सीक्स टू रिजर्व 6% ऑफ द GDP फॉर एजुकेशन बेस्ड ऑन द मदर टंग, एक्टिविटी बेस्ड, कल्चरली एंड इकोलॉजिकली रूटेड एजुकेशन की ये भी डिमांड करता है कि हमारे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए 6% ऑफ द GDP का फाइनेंस पूरा जाना चाहिए और वो एजुकेशन भी मदर टंग में हो, आपकी जो एजुकेशन हो वो इकोलॉजिकली और कल्चरली वैलिड हो। It notes the need for community health processes based on multiple systems and a healthy life, and for all this 3% of the GDP। तो एजुकेशन के लिए 6% होना चाहिए GDP और हेल्थ के लिए 3%। और यहाँ पे ये जो मैनिफेस्टो है आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे खास फोकस करता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो गए जैसे आपके नेशनल लैंड एंड वाटर पॉलिसी हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल फंक्शंस, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया, और हमारे जो एक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उसको इम्प्रूव करने के बारे में। ठीक है, जो फार्मिंग है हमारी कंट्री में उसको ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होना चाहिए और नए तरीके के बायोलॉजिकली डाइवर्स मेथड्स यूज़ होने चाहिए, और जो हमारे हार्मफुल चीज़ें हैं जैसे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इनको कम करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल को, न्यूक्लियर एनर्जी को फेज आउट करना चाहिए।
एंड जो हमारे कंट्री का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसमें चेंजेस करते करते ऐसा देखा जा रहा है कि वो वीक हो गया है। तो कहीं ना कहीं बोला है कि ये जो हमारा EIA सिस्टम है वीक हो गया है, इसे भी और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और काफ़ी और अलग अलग सेक्टर्स में लाया जाए। और हमारा एक नेशनल इन्वायरमेंट कमिश्नर रिकमेंड किया है with an independent constitutional status like that of an election commissioner and CAG। क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में यहाँ पे बात करी है कि क्लाइमेट क्राइसिस से काफ़ी सारे इश्यूज़ हो रहे हैं और उनसे संबंधित भी सल्यूशन की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो इतने इन सारी चीज़ों की यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में बात करी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका द लॉज अराउंड द रेमिशन पॉलिसी। तो आपका जो बिल्किस बानो केस में जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आर्टिकल आया है एंड इसकी रेलेवेंस बताएं। तो रेमिशन में आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की ज़रूरत है कि ये आपका पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है, दैट टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स होती हैं। एंड जो आपका रेमिशन हो गया, ठीक है, आपका पार्डन हो गया, आपका कम्यूटेशन हो गया, तो अलग अलग तरीके की जो कीवर्ड्स होते हैं उनके क्या क्या मीनिंग होते हैं एंड उनके क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की ज़रूरत है। एंड अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में ये आपका GS 1 में देखिए आ सकता है, आपका सोसाइटी में आ सकता है, अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं एंड इस आर्टिकल को आप GS 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं, GS 2 में आपका पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखते हैं कि आपका ये वाला टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला जो आर्टिकल है इसके बारे में। द सुप्रीम कोर्ट ऑन January 8 सेट असाइड द रेमिशन ऑफ 11 कॉन्विक्ट्स सेंटेंस टू लाइफ imprisonment for the gang rape of Bilkis Bano and murder of her family during the 2002 communal riots in Gujarat. The remission order was passed by the Gujarat government in August 2022. तो 2022 तो देखिए 2002 में आपके कम्युनल राइट्स हुए थे गुजरात में। ठीक है, तो वहाँ पे राइट्स के दौरान अब बिल्किस बानो जो थी इनका गैंगरेप हुआ था एंड इनकी फैमिली का मर्डर कर दिया गया था। तो जिन लोगों ने ये गंदी हरकत करी थी तो उनको जेल हुई, उनको सज़ा सुनाई गई। लेकिन उन्होंने अपील किया गुजरात गवर्नमेंट से एंड गुजरात गवर्नमेंट ने उनका रेमिशन कर दिया कि उनकी सज़ा कम कर दी एंड उनको बेल दे दी। और आपकी ऐसे 11 कॉन्विक्ट्स थे। लेकिन अभी January 8 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये जो डिसीजन है रेमिशन का उसे साइड में कर दिया, उसे हटा दिया एंड बोला कि इनको इनका रेमिशन जो है उनकी सज़ा जो है कम नहीं होगी। अब क्लीमेंसी पावर्स के बारे में देखते हैं कि क्या है क्लीमेंसी पावर्स। आर्टिकल 72 एंड 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर रिस्पेक्टिवली टू ग्रांट पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव टू अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो पावर्स हैं, कोई भी अगर क्रिमिनल है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सज़ा सुनाई है तो उसके बाद वो फाइनली प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास अप्रोच कर सकता है मर्सी के लिए और उनसे, और प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ये वाली पावर्स होती हैं, पार्डन कर सकता है, कम्यूटेशन कर सकता है, रेमिशन कर सकता है, रिस्पाइट एंड रिप्राइव। और इस चीज़ के आर्टिकल्स आपके हैं 72 और 161। These are sovereign powers vested in the heads of the union and state executive to be exercised on the advice of council of ministers। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें अथॉरिटी देता है इन तरीके के डिसीजन लेने की, लेकिन ये डिसीजन भी प्रेसिडेंट और गवर्नर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट under the section 432 of the CRPC may remit the whole or the part of the punishment to which the convict has been sentenced। इसके अलावा ये जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है CRPC जो है वैसी पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी देता है आपके 432 के, ठीक है, जो कि आपका रेमिशन की पावर देता है। In case of life imprisonment of the convict, this remission can be done only after a period of 14 years in jail as per the section 433A। तो इस CRPC के प्रावधान के हिसाब से किसी को अगर उम्र कैद की सज़ा हुई है तो ये जो प्रोविज़न है रेमिशन का, स्टेट गवर्नमेंट उसे तभी रेमिशन दे सकती है जब उन्होंने 14 साल जेल में काट लिए हों। तो
इस केस में रेमिशन कहाँ पे आता है? द हीनियस क्राइम्स फॉर विच 11 पर्सन्स वर कन्विक्टेड वर कमिटेड इन द गुजरात इन 2002। ये वाला जो 11 लोग जो हैं इन्होंने मार्च 2002 में गुजरात में ये क्राइम किया, ठीक है। हाउएवर कंसिडरिंग द नीड फॉर अ फेयर ट्रायल दीज केसेस वर शिफ्टेड to the Maharashtra by Supreme Court in 2004. CBI trial court in Mumbai sentenced the convict to life imprisonment in 2008. 2002 में उन्होंने क्राइम किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गुजरात में इन्होंने क्राइम किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए बोला कि यहाँ का जो ट्रायल है, ताकि ये निष्पक्ष रहे, ये ट्रायल जो है अब इन लोगों का ट्रायल गुजरात में ना हो के महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। तो 2004 में महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में सीबीआई का ट्रायल कोर्ट फॉर्म हुआ एंड सीबीआई के ट्रायल कोर्ट ने बताया कि इन्हें 2008 में बताया कि इन्हें उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। One of the convicts, Radheshyam Shah, moved the Supreme Court in 2022 seeking the direction to the Gujarat government to consider remission application under the state's remission policy in 1992. Argument was that this was the policy in force at the time of the commission of the offence and at the time of the sentencing. तो इन 11 में से एक जो कॉन्विक्ट था राधेश्याम शाह जो था 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ये गए एंड इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट से बोला कि इन्हें रेमिशन एप्लीकेशन दी जाए बेस्ड अपॉन द रेमिशन पॉलिसी। तो गुजरात गवर्नमेंट की एक रेमिशन पॉलिसी होगी 1992 की, तो इन्होंने बोला 1992 के हिसाब से कि पॉलिसी के हिसाब से इन्हें रेमिशन दिया जाए, ठीक है, क्योंकि उस समय से ही उनका ट्रायल चल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर in May 2022 directed the Gujarat government to consider Shah's application for premature release under 1992 policy. तो 2022 के मई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को बोला कि इनकी जो एप्लीकेशन है रेमिशन की, इसे कंसिडर करा जाना चाहिए 1992 की पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है। The Godhra Jail Advisory Committee headed by the district magistrate unanimously recommended the remission of the sentence for 11 convicts and they were freed in August 2022. इसके बाद जो आपका गोधरा जेल एडवाइजरी कमेटी है, जो जेल की वहाँ की कमेटी है, तो वहाँ पे डीएम ने इन्हें रेमिशन का ऑर्डर खुद से दे दिया और 11 के 11 लोग जो हैं रिहा हो गए 2 अगस्त 2022 में। अब यहाँ पे इशू कहाँ आता है? इशू ये आता है द प्री मैच्योर रिलीज ऑफ द 11 कॉन्विक्ट्स बाय द गुजरात गवर्नमेंट रेज्ड अ सर्टेन लीगल एंड मॉरल क्वेश्चन। तो दो तरीके के इसमें सवाल उठते हैं। द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी आर क्वाइट क्लियर that the appropriate state government for considering remission application should have been Maharashtra, where the sentencing had happened, and not Gujarat, where the offence was committed or the jail term was being sentenced. तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, जब जो पूरा केस था सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से महाराष्ट्र में जब ट्रांसफ़र कर दिया था, तो जो रेमिट करने की, रेमिशन देने की जो अथॉरिटी है, सज़ा कम करने की अथॉरिटी है, वो महाराष्ट्र कोर्ट की होनी चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अथॉरिटी होनी चाहिए, ना कि गुजरात की। उसके बाद है द लॉ रिक्वायर्स द ओपिनियन ऑफ द प्रिसाइडिंग जज ऑफ द कन्विक्टिंग कोर्ट टू ऑब्टेन बिफोर द कंसिडरिंग द रिमिशन पिटिशन। तो यहाँ पे एक और कानून जो नहीं फॉलो किया गया था कि जो प्रिसाइडिंग जज है और जिस कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई है, तो उस कोर्ट के जज की परमिशन लेनी होगी कि रेमिशन का पिटिशन एंटरटेन करना चाहिए कि नहीं। ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था। उसके बाद दूसरा इशू क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट इन लक्ष्मण नस्कार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका एक 2000 का केस है, हैज़ लेड 5 ग्राउंड्स ऑन विच द रेमिशन कुड बी कंसिडर्ड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी करी कि किस केस में रेमिशन हो सकता है एंड किस केस में रेमिशन नहीं हो सकता है। First of these is whether the offence is individual act of crime that does not affect the society. It would be preposterous to summarize such heinous crime does not impact the conscience of civilized society. तो सबसे पहला ये है रेमिशन में किसी की सज़ा कम करने पे कि जिसने क्राइम किया है, तो उस क्राइम का नेचर देखना चाहिए कि उसके वो अपराध करने से क्या सोसाइटी पे फ़र्क पड़ता है। अगर सोसाइटी पे या सोसाइटी के कॉन्शियंस पे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है तो उसे रेमिशन नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पड़ता है, अगर कोई हीनियस क्राइम नहीं होता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो रेमिशन नहीं देना चाहिए, रेमिशन दे देना चाहिए। थर्डली बोला है द सुप्रीम कोर्ट इन संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2012
had held that a convict serving life imprisonment does not have the right to be prematurely released on the completion of 14 years in jail, and that remission should be considered only on case by case basis. Union Home Ministry had issued an advisory in February 2013 prescribing that remission would not be granted in a wholesale manner. फिर ये बताया है द गुजरात गवर्नमेंट हैड रिवाइज्ड इट्स रेमिशन पॉलिसी इन 2014 इन लाइन विद इट्स एडवाइजरी एंड एक्सप्लिसिटली बार्ड रेमिशन फॉर दोज कन्विक्टेड ऑफ रेप एंड मर्डर. However, the instant remission was granted based upon the policy of 1992 as it was in force at the time of conviction. इसी के साथ बोला है कि जैसे एक और इशू यहाँ पे था कि जो गुजरात गवर्नमेंट ने 1992 की एक रेमिशन पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन 2014 में गुजरात गवर्नमेंट ने एक नई रेमिशन पॉलिसी लाई जिसमें बोला कि जो लोग रेप और हत्या के अपराधों के चलते जिनको सज़ा हुई है उनको रेमिशन नहीं मिलेगी. लेकिन फिर भी इस केस में देखिए रेप और मर्डर दोनों हुआ था, इस केस में फिर भी रेमिशन दे दिया गया क्योंकि यहाँ पे वो वाली पॉलिसी ना फॉलो करके पुरानी पॉलिसी फॉलो करी थी. व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल? सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑर्डर categorically held that the Gujarat government is not the appropriate authority to consider a remission petition. सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा गुजरात गवर्नमेंट जो है ये एक्शन नहीं ले सकती. ठीक है, ये एक्शन गुजरात गवर्नमेंट के परव्यू के बाहर है. ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर करती तो अप्रोप्रिएट होता. इट हेल्ड दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर कंसिडरिंग द रेमिशन इन द इंस्टेंट केस इज महाराष्ट्र and it may consider their petition in accordance with the law and guidelines laid down by the court. तो अगर उन्हें रेमिशन चाहिए तो गुजरात से नहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बोलना चाहिए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कानूनी व्यवस्था के हिसाब से ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ाएगी. This order has reinforced the faith in our judicial system and the rule of law by settling aside a blatantly perverse order that shook the conscience of society at large and women in particular. तो कहीं ना कहीं ये जो आपका विक्टिम थी बिल्किस बानो, इनका फाइनली इनका इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया और जो रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो हो रहा था, जो मैनिपुलेशन हो रहा था लॉ का, कहीं ना कहीं उसको होने से रोका सुप्रीम कोर्ट ने एंड लोगों का भरोसा फिर से जुडिशरी में इस्टेब्लिश कर दिया. ये है आपका पूरा आर्टिकल. उसके बाद आता है व्हाई डिड नॉर्थ इंडिया फॉग heavily in the last week of 2023. अगर इसकी रेलेवेंस देखें, रेलेवेंस में यह आपका थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड आर्टिकल है क्योंकि यहाँ पे आपका क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका क्लाइमेटोलॉजी, उसके बारे में बात हो रही है. उसके बारे में अलग अलग टाइप के जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे स्पेशली फॉग के बारे में बात हो रही है. तो फॉग कैसे होता है एंड अभी रिसेंटली नॉर्थ इंडिया में इतना फॉग क्यों हुआ था, तो इस बारे में ये पूरा आर्टिकल बात करता है. आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आर्टिकल देखना है. तो अभी क्या है स्टोरी कि जैसे हम जानते हैं कि अभी दिसंबर के आखिर में और जनवरी के अभी फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा कोहरा था. ठीक है, एंड इससे विजिबिलिटी अफेक्ट हुई और जो लोकल रहने वाले लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई इससे. एंड कहाँ पे ये हुआ था? देखिए लेट दिसंबर 2023 में देखें, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, नॉर्दर्न राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में आपका तापमान जो था 6 से 9 डिग्री के बीच में था. और अगर दिल्ली में देखें, साउथ राजस्थान में देखें और मध्य प्रदेश में देखें तो कुछ जगहों पे टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री था. यहाँ पे थोड़ा फॉग की समस्या ज़्यादा देखी गई. एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑल्सो एक्सपीरियंस अ डेंस फॉग दैट रिड्यूस द विजिबिलिटी इन मेनी केसेस टू एज लिटिल एज 50 मीटर्स फॉर सेवरल डेज. तो कई दिनों के लिए इन टेम्परेचर कंडीशन के चलते इतना फॉग हुआ कि 50 मीटर तक भी नहीं कोई देख पा रहा था. हरियाणा इंक्लूडिंग चंडीगढ़ प्लस आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश रिपोर्टेड फॉग विद विजिबिलिटी रिड्यूस्ड अंडर 200 मीटर. तो आपके ये इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा फॉग से संबंधित समस्या आई थी. तो अब यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इफेक्ट्स डिड द फॉग हैव. तो फॉग तो इतना जो कोहरा था उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा. सबसे पहली बात तो आपका एयर ट्रैवल पे प्रभाव पड़ा. काफ़ी सारी जो फ़्लाइट्स थी आपकी 450 फ़्लाइट्स, काफ़ी सारी फ़्लाइट्स जो थी डिले हो गई. काफ़ी सारी फ़्लाइट जो थी वो कैंसिल हो गई क्योंकि पूरा का पूरा एरिया जो था कोहरे में ढका था. On December 29-30,
काफ़ी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई एंड काफ़ी सारी जो ट्रेन्स भी थी वो भी डिले हो गई क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी और फॉग बहुत डेंस था। एंड ट्रेन जो थी काफ़ी घंटे नहीं, कई मतलब दिनों तक लेट थी। ठीक है, तो फॉग, अब देखते हैं कि फॉग होता क्या है। बेसिकली फॉग जो समझ लीजिए पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें हैं, वो होती हैं जो हवा में सस्पेंडेड रहती हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इवेपोरेटेड वाटर हैज़ कूल डाउन एंड कंडेंस। तो जब हवा में मॉइस्चर होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, हमें पता है जैसे जैसे तापमान कम होता है पानी जो है वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आने लगता है, तो कंडेंसेशन होने लगता है। तो बेसिकली क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो हवा में का जो मॉइस्चर है वो कहीं ना कहीं वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। फॉग इज़ नथिंग बट अ थिक क्लाउड बट वेरी क्लोज टू द अर्थ सर्फेस। तो एक टाइप से बहुत छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो हवा में सस्पेंडेड होती हैं, वो होती हैं। एंड एक टाइप से जैसे आप फॉग को बहुत घने बादल की तरह समझ सकते हैं जो कि आपके ग्राउंड के पास में रहता है हमेशा। ठीक है, एक टाइप से बादल होते हैं फॉग, लेकिन एट द लेवल ऑफ ग्राउंड। एंड फॉग बनने के लिए तापमान काफ़ी कम होना चाहिए एंड ज़मीन के पास, सरफेस के पास काफ़ी भारी मात्रा में मॉइस्चर होना चाहिए। फॉग materializes whenever there is a temperature disparity between ground and the air. This happens frequently during the Indian winters. Fog is created when temperature drops at night and in early morning. ठीक है, aerosols present in the atmosphere condense. High humidity combined with ample presence of water vapor or moisture encourages foggy conditions. तो जब हवा का जो तापमान है और जो ज़मीन का तापमान है, जब उनमें डिफरेंस आने लगता है तब एक टाइप से देखिए कंडेंसेशन होने लगता है। और हवा में जब एरोसोल्स होते हैं, जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से उनके आसपास वाटर जो है कंडेंस होने लगता है और वाटर की बहुत माइन्यूट ड्रॉपलेट्स फॉर्म करने लगता है, इतना कि वो हवा में सस्पेंडेड रहती हैं, हवा में ही फॉग की तरह रहती हैं। इस तरीके से फॉग बनता है एंड जनरली जो है फॉग रात में बनता है और अर्ली मॉर्निंग तक रहता है। ठीक है, तो फॉग बनने के देखिए बेसिकली दो प्रोसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड कूलिंग। occurs when the weather is transitioning from summer to winter. In the summer, the ground absorbs the radiation from the sun, becomes warmer and moistens the air passing over it. ठीक है, when cooling weather kicks in, this mass of the warm moist air comes in contact with the process that cools it. The collision prompts the water vapor in the air to condense rapidly. कि इस थ्योरी के हिसाब से देखिए क्या होता है, फॉग तब होता है जब समर से मौसम विंटर में जाने लगे। ठीक है, तो समर के समय में क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाती है, वार्म हो जाती है एंड मॉइस्चर लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब सर्दी आने लगती है तो जब बढ़ा हुआ मॉइस्चर होता है, जब कूल होने लगता है तब वो प्रेसिपिटेट होने लगता है। ठीक है, दिस मास ऑफ वार्म मॉइस्चर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द प्रोसेस दैट कूल्स इट। उसके बाद होता है आपका जब आपका कंडेंसेशन होने लगता है तो आपका फॉग बनता है। दूसरा टाइप है आपका रेडिएशन फॉग है। इट इज़ प्रेवलेंट एंड अकर्स व्हेन एन अनरीजनेबली वार्म डे विद हाई ह्यूमिडिटी इज फॉलोड बाय रैपिडली ड्रॉपिंग टेम्परेचर्स। तो रेडिएशन फॉग तब होता है कि किसी दिन जब ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, और उसके अगले दिन बहुत ज़्यादा ठंडी हो, तब एक तरीके से फॉग ज़्यादा हो जाता है। जब आपके हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तब आपका रेडिएशन फॉग बनने लगता है। ठीक है, तो रेडिएशन फॉग इस तरीके से देख लीजिए कि जैसे ये ग्राउंड है एंड ग्राउंड के ऊपर काफ़ी सारा मॉइस्चर है। ठीक है, और डे टाइम में ग्राउंड जो है काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। रेडिएशन फॉग के बारे में जैसे आपको समझाएं, रेडिएशन अब्जॉर्ब हो गया, ये हो गया हीट अप, टेम्परेचर हो गया राइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मॉइस्चर लेवल इंक्रीज होने लगा। ठीक है, उसके बाद जब रात आती है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के माध्यम से यहाँ की हीट जो है एस्केप होने लगती है। हीट जो है एस्केप होने लगती है तो ग्राउंड के पास का जो एयर होती है वो इसका टेम्परेचर जो होता है कम होने लगता है। ठीक है, जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो यहाँ पे जो मॉइस्चर होता है ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना लेता है। रात होते होते जैसे सन चला जाता है
ठीक है, क्लियर क्लाउड्स होते हैं, तो ज़मीन जो होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से और ठंडी होने लगती है, ग्राउंड कूल होने लगता है, और जो मॉइस्चर भी है वो भी अब कंडेंस होने लगता है। अब यही कंडेंस्ड मॉइस्चर जब काफ़ी भारी मात्रा में होता है तब ये एक टाइप से ग्राउंड के पास फॉग के तरीके से दिखता है। ये होता है आपका रेडिएशन फॉग। एंड नॉर्थ इंडिया में फॉग इतना क्यों होता है, देखिए, द एंटायर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आर प्रोन टू फॉर्मेशन ऑफ फॉग ड्यूरिंग विंटर सीजन। ठीक है, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे पहली बात तो एक डिस्टिंक्ट विंटर सीजन होता है जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है तो कंडेंसेशन होता है, विंड स्पीड लो होती है तो फॉग जहाँ पे होती है वहीं पे रहती है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो जाती। एंड इस समय पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी रहती है और काफ़ी ज़्यादा एरोसोल्स होते हैं। एरोसोल्स आपकी कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होता है छोटा सा, जिसके अराउंड आपके वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कहाँ से आता है? मॉइस्चर अवेलेबिलिटी आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से आता है। ठीक है, जो आपके विंटर मंथ्स की जो रेनफॉल होती है, जो आपके जेट स्ट्रीम्स की वजह से आती है। ठीक है, ये जब आपका वेस्ट से लेकिन ईस्ट की तरफ मूव करती है तो ये रेनफॉल इसकी वजह से होता है एंड यहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है। तो इस तरीके से आपका मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है, लो टेम्परेचर होता है नॉर्दर्न इंडिया में और यहाँ पे आपका फॉग बन जाता है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के आपके। तो आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा होगा एंड अगर आपको कोई इशू है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल। टिल देन, थैंक यू।